हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था, जो कि काफी ज्यादा रोमांटिक था, किस तरह से यांग काई और सुयान जो होते हैं, दोनों को ही उस केव के इनहेरिटेंस को पाने के लिए एक दूसरे की साथ की जरूरत होती है। क्योंकि उस इनहेरिटेंस केव की जो स्पिरिट्स होती हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। दोनों स्पिरिट्स को काबू करने के लिए एक ऐसे कपल कल्टीवेटर की जरूरत होगी जिनमें से एक की एनर्जी यिंग की होगी तो दूसरी की एनर्जी यांग की होगी। होता ही है, यांग काई जो होता है वो ट्रू युआन रिल्म की प्रैक्टिस करता है, जिसके कारण एट्रिब्यूट्स को कंट्रोल कर पाता है। और दूसरी तरफ जो सुयान होती है वो यिन एट्रिब्यूट्स को कंट्रोल करने वाली कल्टीवेटर होती है। दोनों यहाँ पे साथ में मिलकर के परफॉर्म करते हैं और उस केव के इनहेरिटेंस को पा लेते हैं। लेकिन इसी दौरान इन दोनों में हो जाता है प्यार। हालांकि पहले से ही इन दोनों के बीच एक दूसरे के लिए क्रश होता है, क्योंकि यहाँ पे प्यार के इजहार में बदल जाता है। उनकी उसी ब्यूटीफुल मोमेंट से ही शुरुआत होती है, जहाँ पे हम यांग काई को देखते हैं कि वो सुयान के बाल संवार रहा होता है। वो इस हालत में तो बाहर नहीं जा सकती थी, वो इसीलिए वो उसे अच्छे से तैयार कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो उनका काम था वो अब खत्म हो चुका था। वे लोग वापस जाने वाले थे। अच्छी तरह से संवार के वो उससे कहता है कि तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। तो यान ये कहते हुए उससे प्रॉमिस लेती है कि मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, ये अभी से ही तुम्हें मेरी हर एक बात को माननी पड़ेगी। तो यांग काई जो होता है उसे एक समझदारी लेकिन बहुत ही प्यारा भरा आंसर करता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हर छोटी बात को मानूंगा, बड़े बड़े मैटर्स में तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो यान उससे कहती है कि अब तुम एरोडायनामिक रिल्म में प्रमोट हो चुके हो और किसी भी कल्टीवेटर के लिए ये रिल्म में बहुत ही स्पेशल होता है। इस रिल्म में अगर वो अच्छे से प्रैक्टिस करे तो कोई भी कल्टीवेटर एक ट्रू वॉरियर बन सकता है। सुयान ने यांग काई को यहाँ पे एक आइस जेड दिया होता है। इसके बारे में वो बताती है कि बचपन से ही ये आइस जेड उसके पास हमेशा से ही है। इस जेड ने उसकी काफी मदद की है उसके अंदर की ट्रू एनर्जी को एब्सॉर्ब करके विटैलिटी रूट्स को कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए अब वो इस आइस जेड को यांग काई को देना चाहती है। यांग काई इस आइस जेड की मदद से एरोडायनेमिक रिल्म में अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। क्रिटिकल मोमेंट में ये आइस जेड उसकी मदद करेगा उसके अंदर के विटैलिटी रूट्स यानी कि उसके अंदर के गुस्से को सप्रेस करने के लिए। तो यान ने उस आइस जेड को उसके गले में पहना दिया होता है, जिससे यांग काई उससे पूछने लगता है, तो इस आइस जेड को मैं ये समझ सकता हूँ कि तुमने ये मुझे अपने प्यार की निशानी दी है। ये मेरे लिए तो किसी लव टोकन से कम नहीं है, इसीलिए मैं भी तुम्हें एक लव टोकन देना चाहता हूँ। आगे वो उसे अपने साथ ले जाता है और उसे अपनी आंखें बंद करने को कहता है। सुयान जैसे ही आंखें बंद करती है, यांग काई के फोरहेड से एक यांग लिक्विड का ड्रॉप रिलीज होता है, जो कि सुयान के अंदर चला जाता है। सुयान इसके बारे में पूछती है कि आखिर ये क्या है। उसे बताता है कि ये 9 यिन एनर्जी को कंडेंस करने के बाद बनाया गया युआन लू है, कि उसने उस लोटस फ्लावर की एनर्जी से बनाया था उसी फॉरेस्ट में। यानी इतनी मेहनत से वो जो युआन ली वाली एनर्जी इकट्ठा की थी, लव टोकन के बदले में यहाँ सुयान को ये एनर्जी दे रहा होता है तोहफे में। कहता है कि इस एनर्जी को जल्द से जल्द ही रिफाइन कर लेना, कि ये एक ट्रू युआन रिल्म के कल्टीवेटर के लिए बहुत ही यूजफुल एनर्जी होती है। सुयान उससे कहती है कि अब आगे के तुम्हारे क्या प्लान्स हैं, तुम यहाँ से जाने के बाद क्या करने वाले हो, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ही कठिन होने वाला है। और रही बात हमारी रिलेशनशिप की, तो इसके बारे में तुमने क्या सोचा है। मैं तुम्हें 2 चॉइसेस देती हूँ। पहला तो ये कि तुम हमारी रिलेशनशिप को डिस्क्लोज कर सकते हो और सभी को पब्लिक कर सकते हो, इसके कारण सेक्ट में तुम्हें एक स्टेटस और आइडेंटिटी मिलेगी। जैसे ही हमारी रिलेशनशिप के बारे में सभी को पता चलेगा, सेक्ट में तुम्हारी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और जो वहाँ के एल्डर्स होंगे वो तुम्हें रिस्पेक्ट देते हुए तुम्हें अपने साथ प्रैक्टिस करवाने के लिए तत्पर हो जाएंगे। और रही बात एक लेजर स्केयर वेपन की, इसकी तो कभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होगी। लेकिन यहाँ पे यांग काई इस पहले ही चॉइस को सुनते हुए कुछ सोचने लगता है। मैंने अपनी इस रिलेशनशिप को डिस्क्लोज कर दिया और सभी के सामने रिवील कर दिया, तो फिर यहाँ पे रूमर्स काफी ज्यादा फैलने लगेगी और सब यही सोचेंगे कि मैंने अपने फायदे के लिए सुयान को अपने प्यार के जाल में फंसाया है। पैविलियन के सारे लोग यही सोचेंगे कि मैंने एक जीनियस डिसाइपल को प्यार के चक्कर में इसलिए फंसाया है कि मैं उससे फायदा उठा सकूं। एक जीनियस डिसाइपल के साथ रिलेशनशिप में आना मुझे यही समझेंगे कि मैं अपने इस पार्टनर के लिए यूजलेस हूँ, सिर्फ इस पे एक बोझ बन के बैठा हूँ। तो मैं कभी भी सुयान को इस तरह की सिचुएशन में आखिर कैसे डाल सकता हूँ। यहाँ पे उसकी कश्मकश को सुयान देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम्हें अपने ऊपर इतना ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे लवर हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, और हमारी रिलेशनशिप के बारे में आगे लोग क्या सोचेंगे इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। जिस पे यांग काई उसे कहता है कि तुम्हारा ये जो ऑफर है वो काफी ज्यादा मनचाहा है, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, इसलिए मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता।
मैं अपनी कल्टीवेशन के जर्नी में जो कुछ भी प्राप्त करूंगा वो सिर्फ अपने दम पे ही करूंगा। मुझे हर चीज के लिए अपने ऊपर ही निर्भर रहना होगा और मैं कल्टीवेशन की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता और तुम पे रिलाई करके आगे बढ़ना, तो ऐसा मैं कभी नहीं चाहता था। सुयान यहाँ यांगाई के इस जवाब से काफी खुश होती है। ये इसकी काफी खुशी है कि तुमने दूसरे रास्ते को चूज किया है। आगे यांगाई उसे कहता है कि मैं जल्द से जल्द कल्टीवेशन की ऊंचाइयों तक पहुंच जाऊंगा बिना किसी की मदद किए। इस पे सुयान भी उसे ये कहते हुए गले लगा लेती है कि मैं तुम्हारा उस वक्त तक इंतजार करूंगी, तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के काबिल हो जाओगे। यांगाई उसे कहता है कि ये बहुत ही जल्दी होगा क्योंकि ऐसा वक्त लाने में मैं जरा भी वेट नहीं करूंगा। हाँ, एक दूसरे को बहुत ही प्यार से हक करते हैं और एज अ गर्लफ्रेंड होने के नाते सुयान जो होती है मन में भी यहाँ पे शक के बीज बो दिए जाते हैं। यहाँ पे वो यांगाई से पूछी बैठती है, उस दिन उस बड़े से टर्टल के साथ फाइट करते समय तुम्हारे साथ वो लड़की सिया कौन थी? इसे देख करके कोई भी साफ कर सकता है कि उस लड़की के मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। ये बात सुन करके यहाँ पे यांगाई जो होता है वो चौंक जाता है। उसे कहता है कि सिया जो है वो उसकी जिंदगी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है। इनके बीच जो रिलेशनशिप है वो उसे लफ्जों में तो बयान नहीं कर सकता कि उनके बीच एक खास ही तरह की रिलेशनशिप है। आगे यांगाई उसे एक्सप्लेन करता है कि जब भी वो किसी क्रिटिकल मोमेंट में फंसा था, सिया ही वो लड़की होती थी जिसने उसकी चुपके से मदद की है। हर बार के खतरे से उसे बचाने वाली सिया ही थी, हमेशा उसे प्रोटेक्ट किया करती है किसी साये की तरह। यांगाई उसे कहता है कि वो सिया का काफी ज्यादा एहसानमंद है। तुम्हें अभी भी भरोसा नहीं आ रहा है तो मैं सेक्ट में वापस जाके आपको हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता दूंगा ताकि उसके दिल में मेरे लिए कोई इमोशनल फीलिंग ना रहे। मैं उसे बता दूंगा कि हम दोनों एक टाउस्ट कपल अब बन चुके हैं। उसके मन में मेरे लिए जो भी स्पेशल फीलिंग है इसको वही उसके साथ कह के क्लियर कर दूंगा कि वे दोनों एक दूसरे से इस तरह के वादे कर ही रहे होते हैं कि वो अचानक से वो जो इनहेरिटेंस केव की गुफा होती है, वे दोनों समझ जाते हैं कि इनहेरिटेंस केव का ये काम खत्म हो चुका है। जगह जो है वो जल्द ही कोलैप्स होने वाली है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। देखते ही देखते ये दोनों के साथ साथ वहाँ पे जितने भी सेक्ट के अलग अलग डिसाइपल्स थे सभी के सभी अलग अलग जगह पे अपने अपने सेक्ट में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। आगे जो यांगाई और सुयान होते हैं वो भी अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट होते हैं। यांगाई सेक्ट में वापस आकर के सिर्फ सुयान के बारे में ही सोच रहा होता है। उसे सामने ही अपना दोस्त सुमो दिखता है। यहाँ यांगाई को देखते ही उसे ब्रदर इन लॉ कहते हुए उसकी तरफ हक करने को तेजी से दौड़ता है। अब ऑफिशियली ही यांगाई उसका ब्रदर इन लॉ तो बन ही चुका था, इसलिए यांगाई इस बार सुमो के ब्रदर इन लॉ कहने की वजह से नहीं चिढ़ता, इसे एक्सेप्ट करता है। और वो यहाँ सुमो से पूछने लगता है कि मैंने तो तुम्हें उस इनहेरिटेंस केव के अंदर नहीं देखा था कि तुम कहाँ गए थे। सुमो उसे एक लंबी चौड़ी कहानी बताते हुए कहता है कि मैं एक ऐसी भयंकर लड़की से टकरा गया था के कारण मेरी उसके साथ काफी बहस हुई। इस बहस के कारण हम दोनों की एक छोटी सी फाइट हुई और हम दोनों कब उस खाई से नीचे गिर गए और अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट हो गए पता ही नहीं चला। बिना ही कोशिश किए उस बेकार सी लड़की के कारण मुझे इस इनहेरिटेंस केव से बाहर निकलना पड़ा। आगे यांगाई उसे कहता है कि तुम आखिर हमेशा इस तरह की सिचुएशन में क्यों फंस जाते हो कि तुम्हें हमेशा कोई ना कोई बुली करता ही रहता है। सुमो से कहता है कि ब्रदर इन लॉ मेरा मजाक मत उड़ाओ, मुझे नहीं बल्कि मैंने उस लड़की को बुली किया था। मैं अपने कल्टीवेशन के जिस लेवल पे हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मुझे बुली कर दे। अब ये बात सुन करके यहाँ जो यांगाई होता है उसका मजाक उड़ाने लगता है कि हो सकता है कि तुम दोनों का मिलना किस्मत में लिखा हो। मैंने सुन रखा है कि जो 3 लाइफ्स के स्टोन है अगर उस पे 2 लोगों का नाम इनक्रेव होता है वो दोनों तो जन्म जन्म के साथी होते हैं। तुम जा करके उस स्टोन में चेक करो क्या तुम दोनों के नाम वहाँ पे गढ़े तो नहीं है। आगे वो इसी तरह की बातें कह के उसे होप चिढ़ाता है कि हो सकता है कि तुमने अपनी पिछली जिंदगी में उसके साथ शादी कर ली होगी, तो उस लड़की के साथ मिलते ही तुम उसके सामने इतने बेचैन हो जाते हो तो उसके साथ झगड़ने लगते हो। तुम्हारी तो वाकई में बुरी किस्मत निकली। पिछले जन्म में जो लड़की तुम्हारे साथ चिमट गई थी उसी लड़की का सामना तुम्हें इस जीवन में भी करना पड़ रहा है। ही सुमो जो होता है वो यांगाई पे बरसने लगता है। मेरे ब्रदर इन लॉ होते हुए भी मेरा मजाक कैसे उड़ा सकते हो, एक निठल्ली लड़की के साथ मेरा रिश्ता कैसे जोड़ सकते हो जिसे कुछ आता जाता नहीं है। कि इनका ये नोक झोंक वाला सीन यहीं पे खत्म होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्लडी बैटल गैंग के सारे डिसाइपल्स को उनके जो एल्डर्स होते हैं यहाँ पे सही सलामत वापस आने के लिए चुलेट कर रहे होते हैं। सभी डिसाइपल से कहा जाता है कि तुम सभी ने उस इनहेरिटेंस केव में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कारण हमारे ये जो सेक्ट है तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे
लोगों की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ के सारे रिसोर्सेज से तुम्हारी हेल्प की जाएगी। आगे इसी तरह का माहौल हमें उस दूसरे फेंग्यू टावर सेक्ट में ही दिखाया जाता है। वहाँ के एल्डर्स वहाँ के सारे डिसाइपल्स को यही कह रहे होते हैं कि हमारे सेक्ट ने भी उस इनहेरिटेंस गेम में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इसीलिए तुम सभी डिसाइपल्स को भी अच्छा खासा रिवॉर्ड दिया जाता है। एज अ रिवॉर्ड के तौर पे हमारी इस फेंग्यू टावर की तरफ से सभी डिसाइपल्स को अपनी मर्जी के मुताबिक सेक्ट के किसी भी मार्शल आर्ट्स को चूज करने के लिए दिया जाता है। अपनी मर्जी का मार्शल आर्ट चूज करने के कारण तुम अपनी प्रैक्टिस को काफी ज्यादा इनहेंस कर सकते हो। आगे एल्डर्स कहते हैं कि पता नहीं उस इनहेरिटेंस केव की जो फाइनल इनहेरिटेंस है वो किसे मिला होगा। जिसे भी वो इनहेरिटेंस मिला होगा उसकी कल्टीवेशन की जर्नी में अब उसे कोई भी नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। सीन में हमें लिंक्स ऑफ एविलियन सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ के एल्डर्स ने सारे डिसाइपल्स को जो कि उस इनहेरिटेंस केव में गए थे सभी को भी इकट्ठा किया होता है। वही स्पीचेस चल रही होती हैं। ग्रेट एल्डर्स उन सभी को स्पीच दे रहे होते हैं कि उस इनहेरिटेंस केव के अंदर हमारे लिंक्स ऑफ एविलियन के डिसाइपल्स को काफी ज्यादा लॉसेस सहना पड़ा है, फिर भी हमारे कुछ डिसाइपल्स ने उस केव ऑफ हेवन में काफी अच्छा काम किया है और हर एक डिसाइपल्स की परफॉर्मेंस के आधार पर तुम सभी को भी रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। इन लोगों ने उस केव के अंदर काफी मुश्किल समय में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उन लोगों के लिए तो स्पेशल रिवॉर्ड का भी इंतजाम किया गया है। आगे एल्डर्स उन सभी को कहते हैं कि सभी के परफॉर्मेंस के आधार पे 1 बाय 1 सभी को रिवॉर्ड्स यहाँ पे दिए जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे ट्रायल डिसाइपल यांगाई का नाम लिया जाता है, स्टेज पे आने को कहा जाता है। यांगाई के बारे में यहाँ एल्डर्स बताते हैं तुमने उस इनहेरिटेंस केव में काफी एक्सट्रीम परफॉर्मेंस दिया है। केवल क्राइसिस के समय में तुमने अपने फेलो डिसाइपल्स की मदद की है, तुमने उस बीस्ट टर्टल को भी हराने में काफी ज्यादा उनकी मदद की है। साथ ही तुमने वहाँ पे लिंक्स ऑफ एविलियन के बहुत सारे डिसाइपल्स की जान बचाने के कारण एल्डर्स के कैंपेन ने ये डिसाइड किया है कि तुम्हें एक एडिशनल रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब आगे यहाँ पे ग्रेट एल्डर ने ये जो घोषणा कर दी थी इसके मुताबिक एक दूसरे एल्डर वहाँ पे उठते हैं और सभी को अनाउंस करके बताते हैं कि यांगाई ने उस हेरिटेज केव में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिए जाने के कारण ऑर्ड्स तो दिए जा रहे हैं, लेकिन उसने अपने फेलो डिसाइपल्स की जो मदद की है इसके कारण हम सभी एल्डर्स ने मिलकर के ये डिसाइड किया है कि तुम्हारी इस परफॉर्मेंस के कारण तुम्हें एक एडिशनल रिवॉर्ड दिया जाएगा। इससे पहले रिवॉर्ड के तौर पे तुम्हें एक ट्रायल डिसाइपल से एक फॉर्मल डिसाइपल में प्रमोट किया जाता है। इसके साथ ही तुम्हें एडिशनल रिवॉर्ड के तौर पे ये मौका दिया जाता है कि तुम्हें कैंगयुन इविल लैंड भेजा जाता है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। तुम अगर उस इविल लैंड में प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल जो होगी वो बहुत ही ज्यादा गुना इम्प्रूव हो जाएगी। कैंगयुन इविल लैंड के बारे में सुन करके सारे डिसाइपल्स आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं क्योंकि ये एक ऐसी इविल जगह होती है जहाँ पे कोई ऑर्डिनरी पीपल तो जा ही नहीं सकते। यांगाई के लेवल इतना ज्यादा नहीं था कि उसे वहाँ पे भेजा जाए, तो रिवॉर्ड नहीं है बल्कि एक सजा ही है। एल्डर्स जिस डिसाइपल्स को इस दुनिया से हटाने का सोच लेते हैं उसे रिवॉर्ड के तौर पे वही कैंगयुन इविल लैंड भेज दिया जाता है प्रैक्टिस के बहाने। तक एल्डर्स ने जिन डिसाइपल्स को वहाँ पे भेजा है तो काफी हाई लेवल के कल्टीवेटर्स रहे हैं। आखिरकार एल्डर्स कैसे सोच सकते हैं कि एक ऑर्डिनरी किस्म का बंदा कैंगयुन इविल लैंड में सरवाइव कर सकता है, वो भी यांगाई जैसा। अब ये सारी साजिश तो उस ग्रेट एल्डर की होती है क्योंकि उस जुआन के ग्रैंडफादर होते हैं। यांगाई ने उस जुआन के साथ जो कुछ भी किया था इसी का बदला वो आज यांगाई से ले रहे हैं, उसे उस कैंगयुन इविल लैंड में अकेले भेज करके। जो ग्रेट एल्डर होते हैं यहाँ मन ही मन डिसाइड कर लेते हैं कि यांगाई तू अपने चाहे कितनी भी कल्टीवेशन का यूज क्यों ना कर ले, जैसे ही तू उस कैंगयुन इविल लैंड में इंटर करेगा वहाँ से तुम कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। और यही सोच करके तो उस ग्रेट एल्डर ने यांगाई के लिए ये रिवॉर्ड चूज किया है ताकि वो इस रिवॉर्ड को मना भी ना कर पाए और उसका काम भी बन जाए। अब आगे यांगाई को वहाँ उस कैंगयुन इविल लैंड पे जाने का मैप थमा दिया जाता है, लेकिन यांगाई उतना ज्यादा बेवकूफ नहीं है। वो उस ग्रेट एल्डर के इविल इरादों को समझ चुका था कि ये बुढ़ा तो मुझे उस जगह पे जिंदा गड़वाना चाहता है। आगे दूसरे एल्डर्स यांगाई को कहते हैं कि तुम्हें इतना बड़ा रिवॉर्ड दिया गया है, क्या तुम आगे आकर के यहाँ हमारा धन्यवाद नहीं करना चाहते? लेकिन यांगाई यहाँ पे सारे एल्डर्स के सामने ये कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस कैंगयुन इविल लैंड में जाके प्रैक्टिस करने की। अगर आप लोग यहाँ पे बेहतर समझे तो मैं अपने इस रिवॉर्ड को किसी और डिसाइपल को देना चाहता हूँ। मैं तो इसके काबिल भी अपने आप को नहीं समझता, इसलिए मैं इस महान अपॉर्चुनिटी को ग्रेट एल्डर के ग्रैंडसन जुआन को सौंपता हूँ।
जिसे उस इनहेरिटेंस केव में कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बदले वो जाए ताकि वहाँ पे वो अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर पाए। उस इनहेरिटेंस केव में उसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी और ना ही उसके हाथ वहाँ पे कुछ लगा था। इसीलिए मुझे उसके लिए बुरा फील हो रहा है कि बेचारे के हाथ कुछ नहीं लगा। ये सुनते ही वो जो ग्रेट एल्डर होते हैं उनके गले से तो चाय भी पार नहीं होती। दूसरी तरफ वो जो जवान होता है ये सुनकर के खुशी से उछल पड़ता है। अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी चाहिए, मैं उस कांगयुंग ईवल लैंड में जाना चाहता हूँ। मैं तो वहाँ खुशी खुशी जा करके सबको ये साबित कर दूंगा कि मैं कितना काबिल हूँ। ये सुन के जो ग्रेट एल्डर उसके ग्रैंडफादर होते हैं वो भयानक भरी नजरों से उसे देखते हैं कि वो जानते थे कि उस कांगयुंग ईवल लैंड में जाने के बाद क्या होता है। अपने जिगर के टुकड़े अपने ग्रैंडसन को वहाँ पे कैसे भेज सकते थे। आगे वो उसे क्या कह के रोकते हैं ये हम जान पाते कि यही एपिसोड को फिनिश कर दिया जाता है। आप लोगों को आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दे। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।